हाय वेलकम बैक। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं लेक्चर नंबर 9D यानी कि सीक्वेंस इन सीरीज़ में ये चौथा लेक्चर है जो कि बेस्ड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। आज हम सब कुछ जानेंगे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से संबंध रखते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को कैसे फाइंड किया जाएगा, उनके n टर्म्स के सम को कैसे फाइंड करेंगे, देन S इन्फिनिटी यानी कि अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो उनके सम को कैसे फाइंड किया जाएगा, किसी दो पर्टिकुलर नंबर के बीच में हम कुछ ऐसे नंबर्स कैसे इंसर्ट कर पाएँ जिससे कि वो पूरा सीक्वेंस फिर से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए, एंड सो ऑन। और ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स सी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड उसके लिए एग्जांपल है 1, 3, 9, 27 एंड 81। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो फर्स्ट टर्म है 1 और उसमें मैंने 3 मल्टीप्लाई किया होगा तो 3 पाया होगा। सिमिलरली उस 3 में फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 9 एंड देन 9 टाइम्स 3 विल गिव यू 27 एंड फर्दर 27 टाइम्स 3 इज़ 81। तो 3 by 1 is 3, 9 by 3 is 3, 27 by 9 is 3। सो जो रेशियो है वो फिक्स है, जिसे हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। जैसा हम लोगों ने AP में पढ़ा था, तो AP में कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ कॉमन रेशियो होगा और उसे डिनोट किया जाएगा R से। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए R की वैल्यू आप देख पा रहे हो कि वो 3 है। एंड इसके लिए जब फर्स्ट टर्म आप लिखोगे तो फर्स्ट टर्म यू कैन राइट A या फिर A1, दैट डजंट मैटर। तो A1 को हम यहाँ पे 1 लिखेंगे बिकॉज यहाँ 1 गिवन है। अब बात आती है कि किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हम जनरल टर्म यानी कि nth टर्म को कैसे ढूंढेंगे। तो पहले तो मैं उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सभी टर्म्स कैसे लिखे जाएंगे ये सिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट टर्म है A, तो आपने उसमें R मल्टीप्लाई किया होगा तो नेक्स्ट टर्म मिला होगा, सो दैट विल गिव यू AR। एंड इसी तरीके से इस AR में आप R मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, दैट इज AR स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स लिखे जाएंगे जनरली। अब इन्हीं टर्म्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमें उसका nth टर्म डिसाइड करना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे आप अगर लिखोगे A1 दैट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो ये तो आप लिखोगे A। सिमिलरली इफ़ यू राइट A2 सो यू हैव टू राइट AR। A3 लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा AR स्क्वायर्ड। A4 लिखने के लिए लिखना पड़ेगा AR टू द पावर 3। यू ऑब्जर्व द पैटर्न कि जो A का यहाँ सबस्क्रिप्ट दिख रहा है जो उस पोजीशन को दिखाता है कि कौन सा टर्म ढूंढना है, और R के पावर में एक संबंध मिल रहा है हमें। कैसे? यहाँ पे A का सबस्क्रिप्ट 1 है तो यहाँ R का पावर 0 है। यहाँ A का सबस्क्रिप्ट 2 है, द पावर इज़ 1 एंड सो ऑन। सो व्हाट वी गेट नाउ दैट द nth टर्म जो होगा उसमें A तो लिखा ही जाएगा और R का पावर इस सबस्क्रिप्ट से एक कम लिखा जाएगा, दैट इज n-1। इस चीज़ को अगर हमें और भी कन्विंसिंग वे में समझना होगा अगर, तो जैसा हमने AP में उसके nth टर्म को डिराइव किया था, उसी तरीके से उसी एनालॉगस वे से हम इसके भी nth टर्म को ढूंढ सकते हैं। कैसे भाई? हम लिख सकते हैं A2 by A1 is R, then I will write A3 by A2 is again R, then I'll write A4 by A3 that is again R and so on। तो जो लास्ट में आपको लिखना होगा वो लिखना होगा क्या? AN by AN-1 और ये भी R होगा। अब क्या कीजिए कि इन सभी टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A2 by A1 टाइम्स A3 by A2 times A4 by A3 dot dot dot, you have to actually multiply them। तो ये हो जाएगा AN by AN-1, बट राइट हैंड साइड में कितने R मल्टीप्लाई हुए होंगे ये आपको ध्यान देना है। तो आप देखिए ये डिसाइड होगा कि न्यूमरेटर में अगर 2 से स्टार्ट हो गया n तक गया है, डिनोमिनेटर में 1 से स्टार्ट हो गया n-1 तक गया है, तो R जो होंगे वो कितने बार मल्टीप्लाई होंगे? n-1 टाइम्स। और इससे आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व करोगे यू विल गेट A2 कैंसिल, A3 कैंसिल, सो an-1 भी कैंसिल हो चुका होगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज
an डिवाइड बाई a1 और यहाँ r n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि r का पावर बन जाएगा n-1 एंड व्हेन यू send this a1 to the right you will get an is equal to a1 times r to the power n-1। चूँकि हम a1 को a लिखते हैं इसलिए ये हो जाएगा a r to the power n-1। तो ये भी एक तरीका है इसको डिराइव करने के लिए और इसको समझने का। अब ये समझते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम कैसे ढूंढा जाएगा। तो Sn को हमने अज्यूम कर लिया कि वो है a प्लस ए आर। एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम को ढूंढने के लिए एक स्पेशल टाइप का टेक्निक अप्लाई किया जाता है। कॉमन रेशियो में पता है कि r है, तो इस बार हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में r को मल्टीप्लाई तो करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम r इंटू एस एन लिखेंगे। राइट हैंड साइड में जो भी r मल्टीप्लाई होकर टर्म्स बनेंगे उनको एक टर्म डिस्प्लेस करके लिखना होगा ताकि हम कुछ कैंसिलेशन कर सकें। तो इस a में जब r मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट ए आर, बट यू हैव टू राइट दैट ए आर जस्ट बिलो दिस ए आर। सिमिलरली ये ए आर मल्टीप्लाई होगा r से तो ये मिलेगा ए आर स्क्वायर्ड। तो जो ए आर n-1 के पहले वाला जो टर्म होगा उसमें आपने r मल्टीप्लाई किया होगा तो यू विल गेट ए आर टू द पावर n-1, और जब इसमें r मल्टीप्लाई होगा तो यू शुड गेट ए आर टू द पावर n। इसको मान लेते हैं सेकेंड। हमें करना क्या है कि फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्ट्रैक्शन होगा उससे मिलेगा एस एन 1 माइनस आर, बिकॉज एस एन वी कैन टेक कॉमन, और यहाँ से ए आर कैंसिल हो चुका होगा एंड सिमिलरली सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे केवल ए और ए आर टू द पावर एन को छोड़ के। चूँकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से तो यहाँ निगेटिव में हो जाएगा ए आर टू द पावर एन, and you had to find Sn, so you will only get 1 minus r to bring on the denominator on the right hand side. So इससे हो जाएगा a times 1 minus r to the power n by 1 minus r, और ये Sn का फॉर्मूला बन गया। by the way यहाँ हम इस r को अज्यूम करते हैं कि वो 1 से लेस है। अगर आप ये मानते हो कि r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, बट मेरा मानना है कि दोनों में से कोई भी कभी भी यूज़ किया सकता है, बिकॉज यू कैन सी दैट कि अगर ये r बड़ा भी हो जाए इस केस में और ये आप यूज़ कर रहे हो तो नेगेटिव साइन अपने आप कॉम्पेंसेट हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस साइन यहाँ से कॉमन लोगे तो डिनोमिनेटर वाला भी माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, यू विल गेट एग्जैक्टली दैट फॉर्म। तो आप कोई भी यूज़ करो लेकिन फॉर्मूला आप याद कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं कि सम टू इन्फिनिट टर्म्स हम कैसे ढूंढेंगे। तो सम टू इन्फिनिट टर्म्स में आपने ध्यान दिया होगा कि एपी में ऐसा कोई सम हमने नहीं समझा था, बिकॉज एपी का जो सम होता है वो कभी भी आपको कन्वर्जेंट नहीं मिलेगा। कन्वर्जेंट इन द सेंस कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं बताएगा अगर इन्फिनाइट सम करेंगे हम लोग तो। लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज़ में संभव है कि अगर हम r की वैल्यू को 1 से लेस रखते हैं, यानी कि उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को 1 से लेस रखते हैं, तो उस केस में जो भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगा उसका इन्फिनाइट टर्म्स अगर लिया जाए और उसको सम किया जाएगा तो वो मिलेगा a बाई 1 माइनस r। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। आपको पता है कि यहाँ हमने लिया है r की वैल्यू लेस देन 1, इसलिए हम Sn का जो फॉर्मूला यहाँ लिखने वाले हैं वो वाला लिखने वाले हैं जब r की वैल्यू लेस देन 1 के लिए डिसाइड किया गया होगा। सो यू विल गेट दैट आइडिया कि यहाँ r की वैल्यू आप जो भी रखोगे वो 1 से लेस रखोगे। तो आप मान लीजिए कि r की वैल्यू हमने रखा 1 बाई k, सो इट विल गिव यू दैट द k इज़ ग्रेटर देन 1, और इसलिए r की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं r की वैल्यू को, तो ये मिल जाएगा 1 बाई k टू द n, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस r। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं जो अप्रोच ले रहा हूँ वो आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने लिमिट वगैरह पढ़ लिया है वो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ समझिए 1 बाई k टू द n, यू गेट दैट आइडिया कि k जो है वो 1 से बड़ा है और n की वैल्यू बहुत लार्ज है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज s इन्फिनिटी आप जब फाइंड करने जाओगे सो यू हैव टू जस्ट राइट n
एज इन्फिनिटी, सो ये हो जाएगा k टू द पावर इन्फिनिटी, अगर हम ऐसे लिख पाएँ तो k टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि आप कोई भी एक नंबर जो 1 से बड़ा हो और उसके ऊपर बहुत ही बड़ा पावर रख रहे हो, दैट मीन्स वो नंबर बहुत लार्ज मिलेगा, और उस नंबर से आप 1 को डिवाइड कर रहे हो तो जो पूरा रेशियो मिलेगा वो बिल्कुल छोटा मिलेगा, इतना छोटा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ 1/k टू द पावर इन्फिनिटी इज़ एक्चुअली नेग्लेक्टेड बिकॉज इट इज़ नेग्लिजिबल। तो उस केस में एस इन्फिनिटी जो होगा वो होगा a times 1 minus 0, that is a only, and divide by 1 minus r. And now you can easily realize that r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो उस केस में एस इन्फिनिटी जो होगा वो एक पर्टिकुलर नंबर पे कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, यानी कि वो वैल्यू बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर r की वैल्यू खुद ही 1 से बड़ी हो तो यहाँ r टू द पावर n, कभी भी डिनोमिनेटर वाला टर्म तो ऐसा मिलेगा नहीं, जैसा कि 1/k के फॉर्म में मिला था यहाँ पे। तो इस वजह से ये बहुत ही लार्ज वैल्यू मिलेगा, और वहाँ हम r टू द पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगाते तो वो एक बहुत ही बड़ा नंबर मिलता। तो वैसे केसेस में जहाँ एस इन्फिनिटी यूज़ करना हो, या पहले देख लीजिएगा कि r की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। r नेगेटिव भी हो तब भी चलेगा, बट वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसको मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दूँ तो r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये 3 चीज़ें आपने समझ ली कि हम किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के nth टर्म को कैसे ढूंढते हैं, उसके n टर्म्स के सम को कैसे ढूंढते हैं, यानी कि सम ऑफ सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये 3 चीज़ें आपने समझ ली हैं। इनके आधार पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इट इज़ वेरी इजी एक्चुअली। तो यहाँ पे है 1, 3, 9, 27 and 81, so you can extract the fact that a is 1 and the common ratio is what, 3/1 या 9/3, कुछ भी कीजिए तो ये हो जाएगा 3। फॉर्मूला क्या है टर्म फाइंड करने का, an is a times r to the power n-1, so you have to find an in fact, so you'll keep this a as 1 and r तो आप मिलेगा 3 और n-1 is just n-1, so what you get as an is 3 to the power n-1, that's it। हमें फाइंड करना था 11th टर्म इसके बाद, hence so you will use this formula only to substitute n is equal to 11 in this, so that will give you 3 to the power 11 minus 1, as a11 is 3 to the power 10, and that is your answer। तो ये इजी क्वेश्चन है ऑफ कोर्स। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास एक सीक्वेंस है 10, 5, 5/2, 5/4 इत्यादि का। इसमें a की वैल्यू हम निकालेंगे तो मिलेगा 10 और कॉमन रेशियो r हो जाएगा 5/10, दैट इज़ 1/2। हर बार हम पिछले वाले टर्म में 1/2 मल्टीप्लाई करके अगला वाला टर्म निकाल पा रहे हैं, तो कॉमन रेशियो में 1/2 ही मिलेगा। अब इसके पहले पार्ट a पे कंसिडर करते हैं क्या होने वाला है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, सो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर SN। ये हो जाएगा a, और यहाँ पे चूँकि r की वैल्यू लेस देन 1 है तो यू शुड यूज़ 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अब चूँकि हमें S20 निकालना है तो यहाँ पे a की वैल्यू हम लिखेंगे 5 एंड 1 माइनस, और r की वैल्यू हमारे पास है 1/2 टू द पावर, और यहाँ लिखना पड़ेगा कितना 20 एंड डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 20 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1/2 और इंटू 2 टू द पावर 20। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 19, हो जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 20 माइनस 1 बाय 2 टू द पावर 19। और आप आंसर इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो इफ़ यू आर नॉट allowed to use your scientific calculator if you have।
साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है तो हम इसको डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हैं डेसिमल्स में कि क्या आने वाला है। इसके बी पार्ट में पूछा गया फाइंड द सम टू इन्फिनिट टर्म्स। तो यहाँ हम पहले कंफर्म करेंगे आर की वैल्यू क्या वाकई में 1 से लेस है। ऑफ कोर्स आर की वैल्यू 1 से लेस है, तो इज हाफ है, तो ये कन्वर्ज करना चाहिए। तो हम एस इन्फिनिटी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, इजंट इट। ऑफ कोर्स तो a की वैल्यू हमारे पास क्या मिल चुका है 10, यहाँ रख देते हैं 10, और 1 माइनस आर की वैल्यू है हाफ, इसलिए जो वैल्यू मिलेगी फाइनली वो मिल जाएगी 10 इंटू 2 दैट इज 20। तो आप इन्फिनाइट टर्म्स इस सीरीज़ की लोगे तो उसका जो सम मिलेगा वो 20 ही मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए प्रॉपर्टीज देखा था, यहाँ भी हमें कुछ वैसा ही चीज़ देखना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। ये बता दूं कि ये जो चीज़ मैंने कॉपी किया है, फिर से मैं बता दूं कि ये नोट्स से कॉपी किया है जो मैंने ही स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। उसे आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे हर एक चैप्टर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के, तो आप उनका लाभ ले सकते हैं। चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं। कुछ बातें बिल्कुल अंडरस्टूड है, एक रिमाइंडर के तौर पे आप ये समझिएगा। जैसे यहाँ पहला है इफ़ A1 A2 A3 आर इन GP, तो उसमें आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो GP में रहेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 2, 4, 8, 16 ये सारे GP में हैं और हमने इसमें मान लीजिए कि 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 6, 12, 24 एंड 48। तो अगेन यू कैन गेट दैट आइडिया कि इट इज़ इन GP। उसी तरीके से अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाए हर एक टर्म में तब भी वो GP में रहेगा, और ये खुद बयां करता है अपनी कहानी, क्योंकि ये पहले से GP में, इसमें आप 3 डिवाइड करोगे यू विल गेट दिस GP बैक, और इसमें आप 3 मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस GP अगेन। तो ये दोनों सही हैं। AP में जैसे हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, GP में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड अवश्य ही कर सकते हो। फिर से अगर 2 सीक्वेंसेस हों और दोनों GPs में हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट और उनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट का मतलब है A1 B1, फिर A2 B2, फिर A3 B3 टिल AN BN, वो भी एक GP ही मिलेगा, या फिर रेशियो ले लें तब भी GP मिलेगा। जैसे आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो यू विल गेट 12, 48, 192 एंड सो ऑन, तो ये भी जो मिलेगा वो एक GP में मिलेगा, और इनका रेशियो लेंगे तब भी GP में मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी। जैसे AP के अंदर हमने सीखा था कि इक्विडिस्टेंट टर्म्स जो होते हैं एंड से और बिगिनिंग से, मतलब एक AP का कुछ टर्म दिया होगा तो पहला टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा, दूसरा टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का जो सम होगा, ये सभी बराबर होते हैं। यहाँ भी इक्विडिस्टेंट टर्म्स GP में अब सम बराबर नहीं होगा, प्रोडक्ट बराबर होगा। जैसे A1 के साथ AN का प्रोडक्ट कीजिए, A2 के साथ AN-1 का प्रोडक्ट कीजिए एंड सो ऑन, सो यू विल गेट एवरीथिंग इज सेम। नाउ 3 टर्म्स अगर आपको GP में मानना हो सिमेट्रिक वे में तो आप मानिएगा क्या A/R, A और AR, जहाँ हमने कॉमन रेशियो R लिया होगा। तो सिमिलरली अगर 4 टर्म्स मानने हो, जो 4 टर्म्स मानेंगे वो होगा A/R3, A/R, AR एंड AR3। इसकी आवश्यकता क्वेश्चन में पड़ती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग AM बोलते हैं एब्रिविएट करके, वैसा ही ज्योमेट्रिक मीन को हम बोलेंगे GM। सो इस ज्योमेट्रिक मीन का सेंस क्या है, मान लेते हैं कि A एक नंबर है, देन G नंबर है एंड B आर इन GP। अगर हम इसको GP में मानते हैं तो you will actually get that idea that I can write like this, G by A is equal to B by G, जिससे आप ये भी पाओगे कि G square is equal to AB। इससे आप ये भी लिख सकते हो कि G is equal to square root of AB, और ये जो आपको मिला है square root of AB और ये पॉजिटिव मिलेगा, इस G को हम क्या कहेंगे, geometric mean of A and B। So this G is called as geometric
मीन ऑफ ए एंड बी। सो सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 3 and 27 and you have to find the geometric mean of 3 and 27. So what you have to do? You have to only write g is equal to square root of 3 into 27. And of course 27 times 3 is 81 and there is a square root of 81, that is 9. ओके तो ये आपने समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं कि किसी दो नंबर्स के बीच में एज मेनी नंबर ऑफ टर्म्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं जिससे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस फिर से जीपी में बन जाए। ऐसा ही कुछ एनालॉगस चीज़ हमने अरिथमेटिक मीन वाले टॉपिक में भी समझा था। तो यहाँ समझते हैं ज्योमेट्रिक मीन के अंतर्गत। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ए लिया और यहाँ बी लिया और इसके बीच में मैंने ढेर सारे नंबर्स इंसर्ट किए हैं, G1 G2 लेट्स से टिल Gn। तो फिर से आप देखिए कि A से लेके B तक आप कैसा कहना चाहते हो कि वो GP में है। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे ना कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो आइए देखते हैं, आपने n टर्म्स यहाँ इंसर्ट किए हैं एंड 2 टर्म्स पहले से थे, यानी कि टोटल टर्म्स हमें मिल गया n+2। एट मीन्स कि जब आप इस पूरे सीक्वेंस को देखोगे तो उसका फर्स्ट टर्म मिलेगा A and the n+2th term मिलना चाहिए B. So with the help of these two things, we can easily find the value of R, the common ratio of that GP. Let's find them. तो हम क्या लिखेंगे? B is equal to, चूंकि वो n+2th term है, A times R to the power n+2 minus 1 है ना जी। और यहाँ से आप B by A लिख पाओगे इज इक्वल टू R to the power n+1। चूँकि यहाँ पे R हमें ढूंढना है और उसका पावर n+1 है, तो इसका क्या तरीका है कि B by A के पावर को हम क्या कर देंगे, 1 by n+1 दे देंगे, यानी कि R इज इक्वल टू हो जाएगा B by A to the power 1 by n+1। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वियर्ड और डिफ़िकल्ट दिखता हो, बट बिलीव मी कि अगर आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे यू विल गेट द आइडिया कि कितना इजी है। तो अगर आपको यहाँ जीवन ढूंढना होगा तो जीवन को ढूंढने के क्रम में तो बड़े महाज्ञानी और ज्ञानी भी चक्कर में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जीवन हमें ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कहा गया है। तो जीवन क्या है भाई, ये है A टाइम्स और R, जो कि R हमें ढूंढना है वो क्या है, B by A to the power 1 by n+1 and then G2 similarly A times and R to the power 2 हो जाएगा यहाँ पे, अब हो जाएगा 2 by n+1। तो अब मैं इसके पूरे एब्स्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ता हूँ, आपने आइडिया समझ लिया होगा और ये ज़्यादा समझ में आएगा जब अगर हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके तो ये है क्वेश्चन, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 1 and 729 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन GP। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप 1 के साथ अब इसके बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट करोगे 729 तक पहुँचने के लिए। अब फिर से आपने 5 टर्म्स यहाँ बीच में इंसर्ट किए हैं और 2 टर्म्स पहले से मौजूद थे, तो इसका मतलब कि आप यहाँ से इन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करोगे। A is 1 and the A7 is 729, क्योंकि 7वां टर्म 729 होगा, काउंट करके देख लीजिए। तो अब हम GP के कॉमन रेशियो को ढूंढना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, A7 is A R to the power 7 minus 1 that is 6 है ना जी। इसलिए यहाँ पे तो 1 ही होगा और R का पावर यानी कि 6 होगा, और चूँकि A to the power 729 था तो यहाँ हम 729 लिख सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट वी गेट नाउ, R to the power 6 is 729। और हमें अब ये बताना है कि आखिर में वो कौन सा नंबर है जिसको 6 बार गुणा किया जाए तो 729 मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपने आइडिया लगा लिया होगा कि वो वैल्यू है 3।
क्योंकि 3⁶ जब लिखेंगे तो 729 मिल जाएगा। तो जैसे ही r की वैल्यू 3 मिली तो आप देखिए उस सारे लफड़े में नहीं पढ़ना पड़ा, b/a एंड सो ऑन। r की वैल्यू मिल गई और इसलिए g1 जब निकालना होगा तो हम सीधे 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 3। g2 मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 टाइम्स 3 हो जाएगा 9। देन g3 मल्टीप्लाई करना होगा, सो यू विल गेट 27, you got the idea। g4 is going to be 81 and g5 is going to be 243 एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जो करेंगे तो 729 मिल ही जाएगा। तो आपने जो नंबर ढूंढना था वो है 3, 9, 27, 81 एंड 243 एंड दैट इज आवर आंसर। दैट्स इट। ऑलराइट, सो दिस वाज लेक्चर नंबर 9D जिसमें हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा की। अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए, तो उसके लिए फिर अगले लेक्चर तक वेट करना पड़ेगा। सो वी विल मीट with some problems on geometric progression in lecture number 9E. So till then you have to keep doing mathematics with Sanyam. Thanks.